हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। आज हम लोग क्लास 10th साइंस में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अधातु। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अधातु और अधातुओं के गुणधर्म। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने धातु और धातुओं के गुणधर्म को पढ़ लिया है और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अधातु एवं अधातुओं के गुणधर्म। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। और टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर क्लास 12 और 10th के फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियो अपलोड करते रहते हैं, डेली अपलोड करते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, समझ में आए, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक अधातु, जिसको बोलते हैं नॉन मेटल, इंग्लिश में इसको नॉन मेटल बोलते हैं। अब अधातु कहते किसे हैं? तो बहुत ही आसान डेफिनेशन है। यहाँ पर हम अधातु का दो डेफिनेशन बताएंगे, आप कोई भी एक याद रख सकते हैं। तो अधातु का जो पहला डेफिनेशन है उसमें यह कहा जाता है कि वे तत्व जो विद्युत एवं ऊष्मा का चालन नहीं करते हैं, वे तत्व जो विद्युत एवं ऊष्मा का चालन नहीं करते हैं अधातु कहलाते हैं। तो आइए इस डेफिनेशन को हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि वे तत्व जो विद्युत एवं ऊष्मा का चालन नहीं करते हैं अधातु कहलाते हैं। और अगर हम उदाहरण की अगर बात करें तो उदाहरण में हो जाएगा, देखिएगा, उदाहरण में देखिए क्लोरीन, Cl। तो वे तत्व, डेफिनेशन हमने क्या लिखा कि वे तत्व जो विद्युत एवं ऊष्मा का चालन नहीं करते हैं उनको हम अधातु बोलते हैं। और इसी का डेफिनेशन इसी प्रकार से हमने धातु में बताया था कि वे तत्व जो विद्युत एवं ऊष्मा का चालन करते हैं उनको हम धातु बोलते हैं। और ठीक उसका उल्टा है कि वे तत्व जो विद्युत एवं ऊष्मा का चालन नहीं करते हैं उनको अधातु बोलते हैं। अब यहाँ पर चूंकि ये पुराना डेफिनेशन है और इस डेफिनेशन में थोड़ी सी गड़बड़ी आ जाती है। इस डेफिनेशन के अनुसार कहा जाता है कि वे तत्व जो विद्युत एवं ऊष्मा का चालन नहीं करते हैं अधातु कहलाते हैं। अब यहाँ पर मैटर फंस रहा है कि कोई बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो विद्युत का भी चालन नहीं करते हैं, ऊष्मा का भी चालन नहीं करते हैं, तो उनको हम क्या कह देंगे? अधातु। लेकिन इसमें कुछ तत्व ऐसे हैं जैसे ग्रेफाइट, बड़ी इंपॉर्टेंट तत्व है ग्रेफाइट। अब देखिए ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट तो ऐसे आता है अधातु में, ध्यान दीजिएगा, ग्रेफाइट किस में आता है? अधातु में आता है। ग्रेफाइट धातु में नहीं आता है। लेकिन अधातु होने के बावजूद भी यह विद्युत का तो चालन करता है बट ऊष्मा का चालन नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा कि जो अधातु है, अधातु के लिस्ट में जो ग्रेफाइट आ रहा है, तो ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है लेकिन ऊष्मा का चालन नहीं करता है। तो जो ग्रेफाइट है वो इस डेफिनेशन से संतुष्ट नहीं है, इस डेफिनेशन से थोड़ा हट के चल रहा है ग्रेफाइट। ध्यान दीजिएगा कि अधातु के श्रेणी में आता है और अधातु का हमने परिभाषा क्या दिया है कि वे तत्व जो विद्युत एवं ऊष्मा का चालन नहीं करते हैं उनको हम अधातु बोलते हैं। लेकिन यह अधातु होते हुए भी विद्युत का चालन करता है। तो ये डेफिनेशन अगर हम कहें तो पूर्णतः सही नहीं है। यह 98% सही डेफिनेशन है। 98% से 2% इसमें त्रुटि है, 2% इसमें त्रुटि है
कि कोई पदार्थ ऐसा होता है जहां पर ये डेफिनेशन थोड़ा सा फेल हो जाता है, जैसे ग्रेफाइट पर ये फेल हो गया। तो अब हमको चाहिए कि अब हम ऐसा डेफिनेशन बनाएं जो हमेशा के लिए क्या हो सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे किताबों में ये डेफिनेशन देता है, और क्लास 10th में अगर अरिहंत का आप बुक देखेंगे, अरिहंत पब्लिकेशन का, तो अरिहंत में ये डेफिनेशन दिया भी है, जबकि जो कि पूर्णतः सही नहीं है। ये सही है लेकिन थोड़ी सी इसमें ग्रेफाइट के मामले में थोड़ा सा फेल कर जाता है। तो इसीलिए हमने कहा कि हम 2 डेफिनेशन बताएंगे, और दूसरा जो डेफिनेशन है उसमें सारा एकदम फिट बैठता है। तो हमारा जो पहला डेफिनेशन है कि वे तत्व जो विद्युत एवं ऊष्मा का चालन नहीं करते हैं अधातु कहलाते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, ग्रेफाइट हो गया। लेकिन ग्रेफाइट एक अपवाद है, ग्रेफाइट को आप अपवाद मानिए, अपवाद है कि इसको फॉलो नहीं करता है। ग्रेफाइट में विद्युत धारा का चालन होता है, ऊष्मा का नहीं होता है। तो ग्रेफाइट को आप अपवाद की श्रेणी में रखेंगे। डेफिनेशन क्या है, ये सही है, क्योंकि ग्रेफाइट जो है विद्युत का चालन करता है, ऊष्मा का चालन नहीं करता है, तो एक कंडीशन तो फॉलो कर ही रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेफाइट क्या है, अपवाद है। अब जिस दूसरे डेफिनेशन की बात करें तो दूसरा डेफिनेशन यह कहता है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके खुद ऋणायन बनने की क्षमता रखते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं। एक बार पुनः परिभाषा समझिए कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके खुद को ऋणायन बनने की क्षमता रखते हैं, खुद को ऋणायन बनाने की क्षमता रखते हैं, उनको हम अधातु बोलते हैं। और उदाहरण के लिए हमने लिया है क्लोरीन, तो क्लोरीन को ही देख लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कैसे ग्रहण करके ऋणायन बनता है। तो क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है, क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वो यहाँ पर 17 है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉनों का वर्गीकरण कर दें कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अगर इस चीज को हम देखें तो परमाणु क्रमांक 17 का मतलब देखिए क्या हुआ। परमाणु क्रमांक 17 का मतलब यह हुआ कि 17 उसमें इलेक्ट्रॉन है और 17 ही क्या है, प्रोटॉन है। 17 इलेक्ट्रॉन, 17 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज में होता है, मतलब 17 को माइनस समझ लीजिए। अब प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज में होता है तो 17 को क्या समझ लीजिए, प्लस समझ लीजिए। 17 प्लस माइनस है बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉनों का जब बंटवारा होता है तो पहले कक्षा में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दूसरे में 8 हो जाता है, 3 4 5 6 7 8 मान लीजिए, 3 3 6 2 8, दूसरे में 8 हो गया। तीसरे में देखिए 7 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। देखिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2 8 7 होता है। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम बोर-बरी के नियमानुसार देखें, बोर-बरी के नियमानुसार कि प्रत्येक तत्व क्या चाहता है कि वो अस्थाई रहे, प्रत्येक तत्व अस्थाई होना चाहता है। क्लोरीन भी अस्थाई होना चाहता है। इस संसार में जो भी आपके जितने भी तत्व हैं, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी तत्व हैं, या खुद मनुष्यों को ही देख लीजिए कि प्रत्येक मनुष्य क्या होता है, अस्थाई होना चाहता है। वो चाहता है कि हम कहीं ना कहीं सेट हो जाए, अस्थाई हो जाए। मेहनत करता है आदमी कहीं ना कहीं सेट होने के लिए। तो ठीक वही चीज़ है क्लोरीन के पास, ये भी क्या करता है, ये भी चाहता है कि हम क्या हो जाए, अस्थाई हो जाए। लेकिन ये जो अस्थाई होगा तो इसका तरीका कुछ और है, ये अलग स्टाइल में अस्थाई होता है। अब ये होता कैसे है कि किसी भी तत्व को अस्थाई होने के लिए उसके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। किसी भी तत्व को अस्थाई होने के लिए उसके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखिए पहला में तो 2 ही रहता है, 2 जगह है, 2 भर गया है। दूसरे में 8 का जगह होता है, 8 भर गया है। तीसरे में 18 का जगह होता है, 2 8 18 ऐसे करके होता है। तो तीसरे में 18 का जगह है लेकिन 7 है। अब बोर-बरी ने यह बताया कि यदि अंतिम कोष में पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी अगर 8 हो जा रहा है तो उसको हम अस्थाई मानेंगे। तो यहाँ पर 18 तो नहीं है लेकिन 7 है। अब बोर-बरी के नियमानुसार अगर यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाता तो इसको अस्थाई माना जाता, क्योंकि अंतिम कोष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होते हैं तो उसको अस्थाई माना जाता है। तो अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होने में कितना कम है, तो 1 कम है। अब मान लीजिए कि 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ध्यान दीजिएगा 7 इलेक्ट्रॉन हैं। ये कितना इलेक्ट्रॉन चाहेगा, इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। तो 7 मिल के तो 1 को तो खींच ही सकते हैं आप आसानी से।
सात मिलके एक को आसानी से खींच सकते हैं। तो ये क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेता है, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अब देखिए 17 इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। और देखिए अब कैसे जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा कि इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? तो संभावना क्या है? अब 7 है तो 7 नहीं ना त्यागेगा, एक ही खींचेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा वो। देखिए अगर आधा से कम है तो वो त्याग करता है, और आधा से अगर अधिक है तो वो ग्रहण करता है। तो यहाँ जो 7 है, आधा का मतलब समझ रहे हैं? अष्टक, अष्टक का आधा। अंतिम कोष में इसको 8 चाहिए, 8 का आधा कितना होता है? 4। अंतिम कोष में 8 चाहिए, 8 का आधा 4 होता है। अब 4 से कम रहेगा तो त्याग कर देगा, 4 से अधिक रहेगा तो ग्रहण कर लेगा। तो देखिए 7 है, 4 से अधिक है, अब 4 से अधिक है तो ग्रहण करेगा। 7 है, एक ही ना कम है, मैंने मान चलिए इस पर 7 समांगी है, 7 समांगी है, तो एक को टांग के ले आना है तो टांग के ले ही देंगे। अब अकेला रहेगा तो 7 को थोड़ी ले आएगा, 7 है तो एक को खींच के ले आ देंगे, टांग के ले आ देंगे। तो बड़े सिंपल हमने बताया। तो यहाँ पर अब देखिए एक तो खींच के लेके चले आए, तो इसके अंतिम कोष में कितना हो गया? अब 8 हो गया। तो 17 इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद था, एक हो गया तो कितना हो गया? 18 हो गया। अब 18 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो देखिए इसके पास 18 को माइनस हो गया, 17 को क्या था? पहले से प्रोटॉन, पहले से प्लस मौजूद है, तो 18 को माइनस, 17 को प्लस। तो इस 17 को जो माइनस है वो 17 प्लस को तो कैंसिल करके 0 कर देगा, लेकिन बचेगा कितना? 1 माइनस बच जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो माइनस है वो प्लस को क्या करता है? कैंसिल करता है। तो 18 को माइनस है और 17 को प्लस है, तो 18 माइनस में से 17 माइनस निकल कर 17 प्लस को क्या करता है? कैंसिल करके 0 कर देगा, बचेगा क्या? एक्स्ट्रा 1 माइनस। या सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि एक ही ने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो जब इलेक्ट्रॉन लिया है तो जो लेता है वो ऋणी होता है। ध्यान दीजिएगा, जो लेता है वो ऋणी होता है। तो ये जो 17 है वह 17 क्लोरीन है, यह एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब इसके पास 1 माइनस आ गया, ये ऋणी हो गया एक इलेक्ट्रॉन का, तो 1 चिन्ह आ गया। तो इसको लिखते हैं 17 Cl माइनस। Cl माइनस का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या हो गया है? अस्थायी हो गया। यही एक इलेक्ट्रॉन अंतिम कोष में आके भर जाता है, 17 से 18 हो जाता है, और 18 हो गया तो एक एक्स्ट्रा माइनस हो गया। पहले बराबर बराबर था, अभी माइनस क्या हो गया? एक अधिक हो गया, और जो अधिक हो गया वही 17 के ऊपर Cl के ऊपर माइनस आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं कि यह आयनित हो गया है, ऋणायन बन गया है। यही अगर त्यागा होता तो यहाँ पर क्या बनता? धनायन बनता, क्योंकि देता वही है जो धनी होता है और लेता वही है जो ऋणी होता है। तो इस प्रकार जो क्लोरीन है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये ऋणायन बन गया, और जब ऋणायन बन गया तो इसको हम क्या कहेंगे? अधातु कहेंगे। और ये जो डेफिनेशन है वो सब पर फिट बैठता है, ग्रेफाइट पर भी या प्रत्येक चीज पर फिट बैठता है। जितने भी तत्व हैं सब पर ये सही बैठता है। तो हमारा जो अब डेफिनेशन होगा उसमें यह कहा जाएगा कि वे तत्व जो अपने अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनने की क्षमता रखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन होगा वो भी हम लिख दे रहे हैं कि वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अधातु बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा, अथवा कर दीजिए, यहाँ पर अथवा लिखेंगे, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। जैसे क्लोरीन, तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अधातु बोलते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हमने दोनों डेफिनेशन जो है लिख दिया है। जो हमारा पहला डेफिनेशन है वह है वे तत्व जो विद्युत एवं उष्मा का चालन नहीं करते हैं, उनको अधातु बोलते हैं। इसमें ग्रेफाइट देखिएगा, ग्रेफाइट अपवाद है,
क्योंकि ग्रेफाइट विद्युत का चालन कर देता है, उष्मा का नहीं करता है, तो वो अपवाद की श्रेणी में आता है। बाकी डेफिनेशन ये सही है। तो बड़ी सिंपल है, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, उष्मा का प्रवाह नहीं होगा, तो उनको हम क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे। और अगर इसके दूसरे डेफिनेशन की बात करें तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऋणायन बनने की क्षमता रखते हैं, उनको हम अधातु बोलते हैं। उदाहरण हमने क्लोरीन के माध्यम से आपको समझा दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं अधातुओं के गुणधर्म। तो हमारा अगला टॉपिक है अधातुओं के गुणधर्म। यहाँ पर लिखेंगे अधातुओं के गुणधर्म। अधातुओं के गुणधर्म। तो अधातुओं का जो गुणधर्म है, जैसा कि हम लोगों ने धातुओं के गुणधर्म को पढ़ा, तो वहां पर हमने पढ़ा भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो ठीक उसी प्रकार जब हम लोग अधातु का गुणधर्म पढ़ेंगे तो अधातु के गुणधर्म को भी हम लोग दो भाग में पढ़ेंगे, एक भौतिक गुण और दूसरा रासायनिक गुण। तो अधातुओं के गुणधर्म को भी हम लोग दो भाग में पढ़ेंगे, एक होगा भौतिक गुण और दूसरा होगा रासायनिक गुण। तो हम पहले यहाँ पर बात करेंगे भौतिक गुण की और फिर बात करेंगे रासायनिक गुण की। तो आइए इसके भौतिक गुण को हम देखते हैं। तो अधातुओं का जो भौतिक गुण है, उस भौतिक गुण में अगर देखें तो जो सबसे पहला गुण है कि अधातु के पास कोई अपना विशेष चमक नहीं होता है। अधातुओं के पास अपना कोई विशेष चमक नहीं होता है। देखिए, जब हम लोगों ने धातु का भौतिक गुण पढ़ा था तो वहां पर हमने बताया था कि धातुओं के पास अपना एक विशेष चमक होता है, जिसको धात्विक चमक कहा गया था। तो उस प्रकार अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होता है, जिसके कारण उनकी जो सतह होती है वो मलिन होती है। मलिन का मतलब कि थोड़ा सा मैला रहेगा, चमकदार नहीं रहेगा। मैला का मतलब, आप पेंसिल की जो नोक होती है जिससे लिखा जाता है वो ग्रेफाइट है, और उसको आप देखेंगे तो काला सा रहता है, मतलब कि मैला रहता है, चमकदार नहीं होता है। तो उसी प्रकार जितने भी अधातु हैं, जैसे आयोडीन है, आयोडीन आप देख सकते हैं, क्लोरीन देख सकते हैं, तो ये सब क्या है, इनकी सतह मलिन होती है। आयोडीन की सतह मलिन होती है। कुल मिलाकर सीधे सीधे कहें कि जो अधातु है, तो अधातुओं के पास अपना कोई विशेष चमक नहीं होता है, उनके पास कोई विशेष चमक नहीं होता है। उनकी सतह जो होती है कैसी होती है, मलिन होती है। ठीक। अगर हम दूसरी बात करें, इसके दूसरे गुण की बात करें, तो जो अधातु होते हैं वे अचालक होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो धातु होते हैं ये अचालक होते हैं। किसके अचालक होते हैं, तो विद्युत के भी अचालक होते हैं, ऊष्मा के भी अचालक होते हैं। तो जो धातु होते हैं वो विद्युत एवं ऊष्मा के अचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। मतलब कि अधातुओं में ना तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ना तो ऊष्मा का प्रवाह होता है, केवल ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट एक ऐसा तत्व है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, तो वो अपवाद की श्रेणी में गिना जाता है। तो बेसिकली अधिकांश जो धातुएं होती हैं, जितनी भी अधातुएं होती हैं, वो विद्युत और ऊष्मा की अचालक होती हैं। उसमें विद्युत एवं ऊष्मा का चालन नहीं होता है, और ये हमने डेफिनेशन में बताया था। अगला पॉइंट ये होता है, अगला जो गुण है कि जो अधातु होते हैं वो भंगुर होते हैं। अब भंगुर किसे बोलते हैं, देखिए भंगुर का मतलब हुआ कि यदि इनको हम पीटे हथौड़े से तो ये चादर के रूप में फैलते नहीं है। आप लोगों ने धातु का जब गुण पढ़ा होगा तो धातु के गुण में हमने बताया था कि जो धातु होते हैं वे आघात वर्धनीयता का गुण प्रदर्शित करते हैं। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि उसको पीटा जाए तो पतले चादर के रूप में क्या हो जाए, फैले। पीटने पर अगर वो फैलता है तो वो आघात वर्धनीयता है, और अगर पीटने पर वो टूट जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो भंगुर है। मतलब कि यदि अधातु को हथौड़ी से पीट दिया जाए, अधातु को हथौड़ी से पीट दिया जाए तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। लेकिन धातु को अगर पीटा जाए तो बिखरेगा नहीं, वो चपटा होकर क्या हो जाएगा, चादर के रूप में फैलने लगेगा। तो यदि पीटने पर
पीटने पर फैलता है तो वो आघात वर्धनीयता का गुण है, जो कि धातु में होता है। और जो अधातु होता है वो पीटने पर फैलता नहीं है, वो क्या होता है, टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, टूट जाता है। तो उसको हम बोलते हैं अधातु का भंगुर का गुण। अब अगर हम देखें कि इसका जो अगला गुण है, हमने 3 चीज बता दिया कि जो धातु होते हैं उनके पास कोई विशेष चमक नहीं होता है, वो उनकी सतह जो है मलिन होती है। और जो अधातु होते हैं वे विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक भी होते हैं, मतलब कि इसमें विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। और ये भंगुर होते हैं, भंगुर का मतलब कि इनको पीटने पर ये फैलते नहीं, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। अगले गुण की बात करें तो इनमें तन्यता का गुण नहीं होता है, ये अतन्यता का गुण प्रदर्शित करते हैं। अतन्यता का मतलब कि इनको पीट कर जो है हम तार के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब कि अधातुओं का तार नहीं बनाया जा सकता। जैसे धातुओं का तार बनाया जाता है तो हम कहते हैं कि धातुएं जो है तन्यता का गुण प्रदर्शित करती हैं, मतलब कि धातुओं को हम खींच के लंबा तार बना सकते हैं, लेकिन अधातुओं को खींच के लंबा तार नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए जो अधातु है वो अतन्यता का गुण प्रदर्शित करते हैं। और जो अगला इसका गुण है कि जो अधातु हैं वो कठोर भी होते हैं और मृदु भी होते हैं। धातुओं के बारे में हमने बताया था कि धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं, लेकिन जो अधातु हैं वो कठोर भी होते हैं और मृदु भी होते हैं। तो कठोर का मतलब होगा कि जैसे हीरा है, हीरा क्या है, कठोर होता है। और इसी में अगर हम सल्फर की बात करें या आयोडीन की बात करें, सल्फर, तो ये मृदु होता है। तो जो ये आपका अधातु है ये कठोर भी होता है और मृदु भी होता है, जबकि जो धातु होता है वो केवल कठोर होता है। तो ये भी एक अलग इसका स्पेशल गुण है कि यह कठोर भी होता है और मृदु भी होता है। और यदि हम सिर्फ धातु की बात करें तो केवल कठोर होता है। तो अधातु का हमने क्या क्या गुण देखा कि ये मलिन होते हैं, मतलब इनकी सतह जो है, इनका सतह चमकदार नहीं होता है। दूसरा कि जो अधातु है वह विद्युत एवं ऊष्मा का चालन नहीं करते हैं। तीसरा है कि ये भंगुर होते हैं, मतलब कि पीटने पर क्या होते हैं, टूट जाते हैं, फैलते नहीं हैं। चौथा अतन्यता का मतलब कि इनको जो है अधातुओं से हम खींच करके लंबा तार नहीं बना सकते हैं। और अगला जो गुण है कि हीरा जो अधातु है वो कठोर भी होता है और मृदु होता है। तो अधातु का हमने 2 उदाहरण लिया, हीरा भी अधातु है और सल्फर भी अधातु है। तो हीरा कठोर होता है जबकि सल्फर क्या होता है, मृदु होता है। तो जो अधातु होती है वो कठोर भी होती है और मृदु भी होती है। अगले गुण की अगर बात करें तो जो जो अधातु होता है तो अधातुओं का घनत्व तो बड़ी कम होता है। जो 6वां हम लोग का गुण है कि इनका जो घनत्व होता है वो बहुत कम होता है। धातुओं की तुलना में अधातुओं का घनत्व कम होता है, कम होने के कारण ये हल्के होते हैं। जो अधातु हैं वो हल्के होते हैं, इनका घनत्व क्या होता है, कम होता है। ठीक, अगला पॉइंट है, अगला गुण है कि इनका गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। निम्न मतलब कि कम होता है। अधातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है, मतलब कि कम होता है। जबकि हम लोगों ने धातु के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पर हमने बताया था कि धातुओं का जो गलनांक होता है वो उच्च होता है, मतलब इसको जब उच्च तापमान पर गर्म करेंगे तब जाके पिघलता है। जबकि अधातु को अगर हम कम तापमान पर भी गर्म करें तो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। माने धातुओं से इनका गलनांक क्या होता है, कम होता है, माने धातु की तुलना में जल्दी पिघलते हैं ये। तो कहा जाता है कि जो अधातु होते हैं उनका गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होता है, कम होता है। माने धातु की तुलना में जल्दी पिघलते हैं और जल्दी वाष्प भी बनते हैं। और इसका सबसे लास्ट गुण है कि अधातुओं में टंकार ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। टंकार ध्वनि का मतलब कि इसको अगर पीटा जाए तो कोई विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, जबकि धातुओं में पीटने पर टंकार ध्वनि उत्पन्न हो रहा था। तो ये रहा अधातुओं के भौतिक गुण। एक बार पुनः समझ लीजिए कि इनकी सतह चमकदार नहीं होती है, मलिन होती है, ये विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं, मतलब इसमें ना तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है ना ही ऊष्मा का प्रवाह होता है। ये भंगुर होते हैं, मतलब टूटने पर बिखर जाते हैं। इनमें अतन्यता का गुण होता है, मतलब कि इनको खींच के लंबा तार नहीं बनाया जा सकता है।
जो अधातु होते हैं वे कठोर भी होते हैं, मृदु भी होते हैं। जैसे हीरा कठोर होता है, सल्फर मृदु होता है। अधातुओं का घनत्व कम होता है धातुओं की अपेक्षा, इसलिए ये हल्के होते हैं। और जो लास्ट है वो है कि अधातुओं का जो गलनांक और क्वथनांक है वो धातुओं की तुलना में क्या होता है, कम होता है। मतलब कि जल्दी पिघलते हैं और जल्दी वाष्प भी बनते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भौतिक गुणधर्म हो गया। अब बात कर लेते हैं अधातुओं के रासायनिक गुण की, कि अधातुओं का रासायनिक गुण क्या होता है। तो अधातुओं का सबसे पहला रासायनिक गुण है, इसका रासायनिक गुण बहुत कम होता है। धातुओं की तुलना में अधातुओं के रासायनिक गुण बहुत कम होते हैं। तो अगर हम अधातु के रासायनिक गुण की बात करें, जैसे कार्बन से मान लीजिए कि एक अधातु है। कार्बन क्या है, एक अधातु है। तो अगर हम कार्बन के रासायनिक गुण की बात करें तो कोई भी अधातु है, कोई भी अधातु है, तो अधातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि अधातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो यह ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्साइड। और ये जो ऑक्साइड होता है यह या तो अम्लीय होता है, नहीं तो उदासीन होता है, क्षारीय नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा कि जितनी भी अधातुएं हैं, अधातुएं जब ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो वे ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे CO2 से क्रिया करेगा, कार्बन अगर ऑक्सीजन से भी क्रिया करता है तो बनाता है CO2, और जो CO2 होता है ये अम्लीय होता है। ये कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और आसान सा रिएक्शन है कि जब अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो यह ऑक्साइड बनाता है। दूसरा है कि अगर कोई अधातु है, अगर कोई अधातु है और इसकी अभिक्रिया आप जल से करा दें तो यहां पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो ये भी एक इसका गुण है कि जो अधातुएं होती हैं, जो अधातुएं होती हैं वह जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। ठीक इसी प्रकार जो अधातुएं होती हैं यह अम्लों से भी क्रिया नहीं करती हैं। जो अधातुएं होती हैं यह अम्लों से भी क्रिया नहीं करती हैं। तो अब देखिए, तो धातु की तुलना में काफी आसान है कि जो अधातु होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाता है, और जो अधातु है वो जल और अम्ल से कोई रिएक्शन नहीं देता, कोई अभिक्रिया नहीं देता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कुछ खास नहीं है इसका रासायनिक गुण। चलिए, चौथा इसका है कि जो अधातुएं होती हैं, अधातु वह क्लोरीन से अभिक्रिया तो करती हैं और क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाती हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो अधातुएं होती हैं वो क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाती हैं। अधातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाती हैं। और अधातु में हम ले लेते हैं फास्फोरस। अधातु में हम क्या ले रहे हैं, फास्फोरस। और फास्फोरस जो है अभिक्रिया करेगा क्लोरीन से, तो चलिए, फास्फोरस अधातु है और अधातु की अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं, क्लोरीन से करा रहे हैं। तो क्या बनाएगा, क्लोराइड बनाता है। तो फास्फोरस जब क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा 4PCl3। इसका नाम है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो जो अधातु है वो क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाता है। तो यहाँ पर हमने उदाहरण ले लिया कि फास्फोरस क्लोरीन से अभिक्रिया करके फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाता है। और एक जो पांचवा इसका गुण है कि जो अधातु है, अधातु वह हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड बनाते हैं। हाइड्राइड मतलब कि जो अधातु है वो हाइड्रोजन से क्रिया कर जाता है। तो अधातु के लिए एक हम लेते हैं नाइट्रोजन
और नाइट्रोजन की विक्रिया कराते हैं हाइड्रोजन से, तो ये बनाता है 2NH3 अमोनियम हाइड्राइड, और इसी को हम लोग बोलते हैं अमोनिया। देखिए ये नाइट्रोजन हाइड्राइड बनाया, सॉरी ये जो अधातु है नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड बना दिया, और नाइट्रोजन अधातु हाइड्रोजन अभिक्रिया हुआ तो ये नाइट्रोजन का हाइड्राइड बनाया है, और इसको हम क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके रासायनिक गुणधर्म हुए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत आसान है, इसको समझ लीजिएगा कि अधातु क्लोरीन से विक्रिया करता है तो क्लोराइड बनाता है, और हाइड्रोजन से विक्रिया करता है तो हाइड्राइड बनाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया, कमेंट बॉक्स में जो है आप जरूर लिखिएगा। और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।